हम लोगों ने अब तक देखा कि एक विपत्र जब अनादरित हो जाता है तो उसकी एंट्री कैसे करते हैं क्रेता के पुस्तक में और विक्रेता के पुस्तक में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक विपत्र जब डिसऑनर हो जाता है फिर उसकी नवीनीकरण कैसे करते हैं, यानी कि विनिमय विपत्र का नवीनीकरण, रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी एक विपत्र अब डिसऑनर हो गया, अब उसको पुनः आगे बढ़ा देना है, रिन्यूअल कर देना, उसका नवीनीकरण करना है। तो उसका जो है एंट्री कैसे करते हैं लेखक के पुस्तक में, यानी कि जो हमारा लेखक राम है इसका हमने मान लिया है, और स्वीकर्ता की पुस्तक में हमारा स्वीकर्ता जो है वो श्याम, यानी कि ये क्रेता हमारा है श्याम। तो इन दोनों के पुस्तकों में किस तरह की एंट्री करते हैं इस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो जब बिल लिखा जाता है, बिल स्वीकार किया जाता है, मान लीजिए कि सौदा हमारा 1000 रुपए का हुआ था और श्याम ने उसको स्वीकार कर लिया था, इस तरह से बिल लिख दिया गया। और दूसरी तरफ क्रेता के पुस्तक में आ गया कि जो हमारा लेखक राम है, यानी जो विक्रेता है, उसको 1000 रुपए से डेबिट कर दिया गया है और बिल पेएबल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है। तो हम लोग ने ये पहले से कर लिया है, सीखा है, पर इसको जानते हैं हम लोग पहले से कि बिल रिसेबल अकाउंट दिया टू श्याम, क्योंकि श्याम से हमको 1000 रुपए लेने हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि बिल जब आपका डिसऑनर होता है तो क्या लिखते हैं। जब डिसऑनर हो जाएगा वही श्याम के अकाउंट को जो है आप डेबिट करते हैं और बिल रिसेबल अकाउंट को, यानी कि प्राप्त विपत्र को आप क्रेडिट कर देते हैं। अब आगे आता है कि अब क्या किया जाए। तो अब आगे जब उस विपत्र को रिन्यूअल कराना है तो उसमें आता है कि ठीक है, हमको जो क्रेता है वो कहता है कि 2 महीने का और मौका दे दीजिए, 1 महीने का और मौका दे दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए इसको, इस बिल को। डिसऑनर हो गया, मैं नोटिंग चार्ज दे रहा हूँ, सारा चीज हो गया, वो सब चीजें हो गई। अब आगे है कि अब इसको आगे रिन्यूअल करना है, तो कहेगा कि ठीक है, हम आपका बिल बढ़ा देते हैं, लेकिन इस अमाउंट पर मुझे ब्याज चाहिए। तो लेखक स्वीकर्ता स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसकी भाई समस्या है, लेन देन करना ही है, आगे भी बात करना है। तो ऐसे स्थिति में वो ब्याज देगा, जितने भी दिन के लिए बढ़ाया जाए, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, जब जितने दिन के लिए रिन्यूअल होगा वो विपत्र, उसको उतने दिन का ब्याज देना होगा। और वो ब्याज कैश भी दे सकता है, क्रेडिट पे, मतलब उसको बाद में देने के लिए बात कर सकता है, और दूसरा हो सकता है कि उसको पार्शियल, यानी कि कुछ अभी दे देगा, कुछ बाद में दे देगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो आगे रिन्यूअल कर रहा है उस पे इंटरेस्ट जो आया है आपका, वो आ रहा है, इंटरेस्ट आपका 100 रुपया इंटरेस्ट आया, और उसने कहा कि ठीक है, हम इसको उधारी इतने बाद में आपको हम इसको दे देंगे। तो वो उतने अमाउंट से इसको क्या करेगा, श्याम के खाते से, यानी जो श्याम है उसके खाते को डेबिट कर देगा। ये हो जाता है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर उसने कहा कि नहीं, हम जो है आपको कैश में दे देते हैं, कैश दे देते हैं, तो श्याम का नाम यहाँ कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कैश 1000 रुपए। अब कहता है कि नहीं, हम कुछ कैश दे रहे हैं, कुछ जो है आपका उधारी रहेगा। तो कहेगा ठीक है, तो जितना रुपया वो कैश देगा उतना रुपया ये कैश क्रेडिट डेबिट हो जाएगा, यानी उतना रुपया आ जाएगा इसको कैश डी आर। यहाँ मान लो कहता है कि 50 रुपया हम जो है कैश दे रहे हैं और 50 रुपया उधारी रहेगा इंटरेस्ट का। तो इस तरह से इंटरेस्ट अकाउंट तो 100 रुपीज से ही है। फिर उसमें क्या है, श्याम ने दिया 50 रुपए, ठीक। अब उसने कहा कि हम 50 रुपए कैश दे रहे हैं,
वो आ गया, दोनों आ गया, यानी कि कैश अकाउंट दिया 50 रुपीज, श्याम को आधा उधारी है उससे वो 50 रुपीज। इस तरह से एंट्री कर सकते हैं, संयुक्त एंट्री भी कर सकते हैं, अलग अलग एंट्री भी कर सकते हैं। तो जो भी चीज है, यानी कि इंटरेस्ट की जो अमाउंट है आपका, इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो पार्शियल भी हो सकता है, यानी कि आंशिक रूप से भुगतान हो सकता है उसका कैश में, पूरा कैश में भुगतान हो सकता है या पूरा उधारी रह सकता है। तो जैसी स्थिति बनेगी उस तरह से उसकी एंट्री किया जाएगा। इसी तरह से आपका जब हम लेखक के स्वीकर्ता की पुस्तक में आते हैं तो उसी तरह से आपका बिल पेमेंट आपका डिसऑनर जब हो जाता है तो ये चीजें आ जाएंगी उसी तरह से एज इट इज। और फिर वो इंटरेस्ट जो आपका इंटरेस्ट अकाउंट है वो इसके में डेबिट हो जाएगा। और अगर वो कैश देता है, कैश पूरा पूरा दिया तो कैश अकाउंट पूरा आ जाएगा। अगर मान लीजिए नहीं देता है, कुछ कैश दिया कुछ उधारी रखा, तो किसको उधारी रख रहा है? राम के लिए, तो यहाँ पे राम का नाम आ जाएगा, राम। और इसी तरह से 50 और 50 हो जाएगा, यानी यहाँ पे श्याम को डेबिट किया गया, यहाँ के राम को क्रेडिट कर दिया जाएगा 50 रुपए से। इस तरह से ये कैश में भी भुगतान हो सकता है, पूरा पूरा कैश भुगतान हो सकता है, पूरा पूरा उधारी हो सकता है। पूरा उधारी होगा तो ये कैश खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 100 रुपीज सीधे सीधे आ जाएगा। तो जो जैसी स्थिति बनेगी वैसा वो काम होगा। ये तो हो गया आपका जो रिन्यूअल करना है, जो नवीनीकरण करना है बिल का, उसमें जो आपका बन रहा है पैसा वो ब्याज कैलकुलेट कर लिया गया। उस ब्याज को या तो जो क्रेता है वो तुरंत कैश दे देगा, या कहेगा नहीं पूरी पैसा उधारी रहेगी हम बाद में आपको दे देंगे, या वो कुछ पैसा देगा कुछ उधारी रखेगा। तो 3 तरह की बनती है परिस्थिति। है तो कैश पूरा नगद दे देगा तब उसकी एंट्री कैसे करनी है, पूरी उधारी रखता है तब कैसे एंट्री करनी है, और आंशिक भुगतान करता है यानी कुछ पैसा देता है नगद और कुछ उधारी रखता है। तो इन तीनों स्थितियों में आपको जिसे एंट्री करनी है वो हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ब्याज की बात कर लिए। अब आता है बात नवीनीकरण का, यानी कि यहाँ पे हमने जो है नवीनीकरण करना है। तो एज इट इज उसी तरह होता है, बिल रिसेबल अकाउंट जितने का था आपका बिल 1000 का था वो कर लेंगे, और किससे कर रहे हैं, जैसे पहला वाला आपका केस था यहाँ पे बनाए थे, सेम उसी तरह से यहाँ पे आपका एंट्री हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पे इसके भी पुस्तक में हो जाएगा, क्रेता के पुस्तक में भी उसी तरह से सेम राम अकाउंट DR टू बिल पेएबल अकाउंट। इस तरह से आप जो है एक बिल का रिन्यूअल हो जाता है। कुल मिला के इसमें ये ध्यान रखना है कि जो इंटरेस्ट आता है उसको वो उसमें रहेगा, आपके क्वेश्चन में रहेगा कितने रुपए का बिल आपका डिसऑनर हो जाता है, और उसी बिल को जो है 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए रिन्यूअल जो भी रहेगा, और इतना ब्याज लेना तो उसको कैलकुलेट करके आप इसको इंटरेस्ट ले लेंगे, और फिर उसका बिल जो है उसी तरह से नवीनीकरण कर देंगे, और आगे उसका जो भी पेमेंट का तरीका होता है वो चीजें आगे होती हो जाएंगी। तो इस तरह से एक डिसऑनर यानी कि अनादरित बिल को का नवीनीकरण कर सकते हैं, या अनादरित नहीं हो रहा उसके पहले भी आप कर सकते हैं कि मेच्योरिटी दे तिथि पर आ गया क्रेता और कह रहा है कि आपसे मैंने वादा किया था पैसा देने के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी व्यवस्था नहीं हो पा रही है इसलिए मैं पैसा देने में असमर्थ हूँ, कृपा करके आप जो है इसका 2 महीने और बढ़ा दीजिए। तो बिना कुछ किए ही यानी बिना आगे चीजें उसी बिल को पुनः वो जो है डेट आगे बढ़ा देगा, और उस पर दूसरी डेट लिख देगा या दूसरा बिल लिख देगा, और उससे जो है एक तरह से ब्याज ले लेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। समय से पहले तो हो गया कि समय बढ़ाने की बात है, यानी कि देय तिथि के बाद भुगतान की बात थी तब स्थिति में हुआ। अब मान लीजिए कि समय से पूर्व, यानी कि जो देय तिथि है उससे पहले अगर भुगतान 3 महीने का है विपत्र लिखा गया और क्रेता के पास पैसा आ गया, वो 1 महीने में आकर के देने लगा, 2 महीना पहले ही दे रहा है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? यानी समय से पूर्व पैसा आपको मिल रहा है तो आप क्या करते हैं? कोई भी व्यक्ति अगर समय से पहले पैसा देता है तो आप उसको डिस्काउंट देंगे। ऐसे होता नहीं कि पूर्ण भुगतान करने पर कुछ डिस्काउंट दिया जाता था, उसी तरह से उसी की तरह केस में आ रहा है। जैसे होता है कि आपने हमारे यहाँ 10,000 का माल खरीदा, अगर आपने मुझे तुरंत पेमेंट कर दिया 10,000 रुपये, तो आपको मैं 9,000 ही लूंगा, 1,000 रुपये आपको छोड़ दूंगा। लेकिन अगर उधारी ले जाएंगे तो बाद में आपसे मैं 10,000 पूरा लूंगा, यानी 1,000 रुपये वो डिस्काउंट होता था। इसी तरह से जब समय से पूर्व आपका पैसा मिल रहा है तो आप उस पर कुछ उसको डिस्काउंट देंगे, तो उसी चीज को यहाँ पे करना, जिसको यहाँ पे डिस्काउंट को रिबेट कहा जाता है। समय से पूर्व भुगतान जो करते हैं
उसको रिबेट कहेंगे आप। तो इसकी एंट्री कैसे करते हैं, यानी समय से पूर्व लेखक की पुस्तक में कैसे करेंगे और स्वीकर्ता की पुस्तक में कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि आपका वही विपत्र है 1000 वाला बिल रिसीवेबल अकाउंट, आपका क्रेडिट है 1000 रुपये। अब आपको पैसा पहले मिल रहा है तो आप कहेंगे ठीक है चलो तुम हमको 950 रुपये दे दो और मैं तुमको 50 रुपये रिबेट दे देता हूँ छूट के रूप में। इस तरह से कैश अकाउंट डीआर, रिबेट अकाउंट डीआर टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, इस तरह से लेखक अपने पुस्तक में लिख लेगा। और सेम यही छूट जब इसको मिल रही है ये आपका स्वीकर्ता अपने यहाँ लिख देगा कि मुझे जो हमारा 1000 का विपत्र था जो मुझे पैसे देने थे उसमें हमने 950 रुपया ही उनको दिया, मेरे खाते से 950 रुपया गया और हमको 50 रुपए का रिबेट मिल गया। तो वो अपने खाते में बिल पेबल अकाउंट डीआर 1000 रुपए, कैश अकाउंट यानी कैश उसके स्वीकर्ता के क्रेता के खाते से जाएगा, जो उसके क्रेडिट करेगा वो 950 रुपए, रिबेट 50 रुपए। इस तरह से जो है उसकी एंट्री बन जाती है। यानी कि समय से पूर्व भुगतान करने की स्थिति में आपको रिबेट मिलेगा और नवीनीकरण कराते यानी समय को आगे बढ़ाते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना होगा, ब्याज देना होगा। ये चीजों का आपको समझना है। और अब आगे और एक चीज है कि दो कुछ चीजें और छोटी छोटी चीजें हैं उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि जो ये विपत्र है उधार लेन देन में किया जाता है शामिल, लेकिन कई बार ऐसा आता है कि व्यापारी जो है, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी में दोनों क्रेता विक्रेता हैं आपस में मिल के आए बैठे और कहे कि यार मुझे पैसे की जरूरत है। ऐसा करते हैं कि हम एक विपत्र लिख रहे हैं और तुम उसको स्वीकार कर लो और मैं जाकर के बैंक से बट्टे में बुना लेता हूं और मुझे पैसा मिल जाएगा और जब उसकी देय तिथि जो भी रहेगी मैं जाकर के पैसे दे दूं, तुमको उसमें कुछ करना नहीं है, सारा चीज मैं देख लूंगा, बस खाली तो है। इस तरह से इसको हम बोलते हैं सहायतार्थ या अनुग्रह विपत्र बोलते हैं, उसको सिफारसी विपत्र कहते हैं, एकोमोडेशन बिल कहते हैं या सहायतार्थ विपत्र। यानी कि एक दूसरे अब इसकी यानी कि आपस में ही पैसे लेन देन का, दोनों बैठे दोनों व्यापारी हैं क्रेता विक्रेता, वो कहते हैं यार धन की जरूरत है, ऐसा करो मुझे 5000 चाहिए तुमको 5000 चाहिए, 10,000 का बिल लिखते हैं और चलते हैं बैंक और उसके पास जा करके जो है डिस्काउंट में पैसा भुना लेते हैं, 5000 तुम रख लेना 5000 हम रख लेंगे और इस तरह से जो है समय आने पर दोनों लोग मिल करके पैसा उसका जमा कर देंगे। तो इस तरह से एक दूसरे की सहायता हो सकती है। एक और हो सकता है कि एक दूसरे में दोनों विपत्र लिखे, यानी कि अगर इसको हम इस तरह से करें, ए और बी ये दो लोग हैं, अब इनको धन की आवश्यकता है, ए को धन चाहिए, ए को धन की आवश्यकता है, तो क्या करेंगे, एक विपत्र लिख देंगे जिसे बी इनका मित्र है वो स्वीकार कर लेगा। यानी कि ए जो है लिखेंगे और बी स्वीकार करेगा और इसको ले जाकर के बैंक से ये भुना लेंगे और इनकी पैसा मिल जाएगा। तो एक पहली कंडीशन आता है कि लेखक द्वारा बिल का उपयोग। दूसरा बनता है कि इनको भी धन चाहिए, इनको भी धन चाहिए, ए को भी बी को भी। तो ये कहेंगे कैसा करते हैं, एक बिल लिखते हैं, हम लिखते हैं, तुम स्वीकार करो, चलते हैं बैंक में आधा आधा बांट लेते हैं। और एक तीसरा कंडीशन बनता है कि दोनों लिखेंगे, ये भी लिखेंगे, ए भी लिखा बी भी लिखा और ये इनका ये स्वीकार करेंगे, इनका ये स्वीकार करेंगे और दोनों जाकर के पैसे बैंक से ले लेंगे और जाकर के अपना अपना काम कर लेंगे। बाद में मैच्योरिटी जब आती है तब उसको भुगतान कर लेंगे। और जिस जैसा भी क्वेश्चन बनेगा आपके किताब में, जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, उस हिसाब से आपको उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। जैसा हम लोगों ने अब तक पढ़ते आ रहे हैं, लेखक के पुस्तक में, स्वीकर्ता की पुस्तक में, बेचानकर्ता की पुस्तक में या बैंक की पुस्तक में, कहाँ जहां भी एंट्री आएगी उसको बस सोचना है और आपको कर देना है। इस केस में क्या हो रहा है, क्या चीजें आ रही हैं और क्या चीजें जा रही हैं, इस चीज को आप ध्यान से सोचेंगे तो बड़ी आसानी से सारा चीज हो जाएगा।
और भी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आप बुक में पढ़िए, कोई समस्या आती है तो मैं बात करता रहूंगा बीच बीच में। और आज के लिए मैं समझता हूँ कि सारी चीजें हो गई हैं और